नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। डेली के करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 9 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले पिछले 2 दिनों से मैं आपको एक चीज़ बता रहा था। मैं आपको बता रहा था कि अपन एक नई एमसीक्यू श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर अपन प्रत्येक सब्जेक्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। उसके अंदर अपन ने पहला सब्जेक्ट चुना है इंडिया पॉलिटी। इंडिया पॉलिटी के अंदर अपन 500 एमसीक्यूज देखेंगे, 500 एमसीक्यूज देखेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट इंडिया पॉलिटी होगी और उससे बाहर आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? उन अपन 500 एमसीक्यूज को इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके आसपास के सारे फैक्ट पढ़ लेंगे। उससे बाहर पॉलिटी में कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सर 500 क्वेश्चन में पूरी पॉलिटी को समेटा जा सकता है क्या? बिल्कुल समेटा जा सकता है। आप एक बार ऐसा करना, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पर अभी आप क्लास देख रहे हो उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पर 500 प्लस पॉलिटी एमसीक्यूज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर एक वीडियो मिलेगा आपको आज। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना। वो अपनी पहली क्लास थी, उसके अंदर अपन ने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की चर्चा की है। आप देखोगे कि 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट एक चैप्टर कवर हो गया है। उस चैप्टर में उससे बाहर कुछ बचता ही नहीं है। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से अपन पढ़ाते हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दुर्घटना पीड़ितों के लिए केसलेस उपचार योजना किसने शुरू की है? योजना का नाम ही केसलेस उपचार योजना है। किसने शुरू की है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि वर्तमान के अंदर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने सड़क दुर्घटना में उपचार के लिए एक केसलेस उपचार योजना शुरू की है। यह योजना कैसे काम करेगी? अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना के अंदर कोई हताहत हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे साथ ये घटना हुई है और यहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, 24 घंटे में अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, तो उससे अगले 7 दिनों के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का अगर उपचार में उसका खर्चा होता है तो वो बिल्कुल आपको केसलेस होगा। आपको हॉस्पिटल में एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। केसलेस का मतलब यही होता है। केसलेस का सीधा सीधा मतलब यही है, आपको पैसे अपनी जेब से नहीं देने हैं, सारा काम सरकारी डॉक्यूमेंट से होगा। ठीक है, अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, 24 घंटे के अंदर अगर वो पुलिस को सूचना दे देता है, तो आगामी 7 दिनों के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का जो व्यय होगा वो केसलेस ट्रीटमेंट की योजना के तहत हो जाएगा। नितिन गडकरी जी ने ऐसी योजना बनाई है। इसके अलावा अगर हिट एंड रन का कोई केस है, हिट एंड रन की स्थिति में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। वो भी इस योजना के अंदर शामिल की गई है। तो इस योजना में ये 2 प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। हिट एंड रन का मतलब क्या होता है? अगर आप रोड के किनारे चल रहे हो, कोई गाड़ी वाला आता है, आपको ठोक के चला जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर आपके परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी हिट एंड रन की स्थिति के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना के अंदर 2 प्रावधान थे। केसलेस उपचार योजना इसका नाम रखा गया है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए है। नितिन गडकरी जी ने इस योजना को शुरू किया है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम असम सरकार आयोजित करवाती है। गुणोत्सव इसका नाम रखती है। पिछली बार गुणोत्सव 2024 था, उससे पहले 2023 था। इस बार इस प्रोग्राम का नाम गुणोत्सव 2025 रखा गया है। असम सरकार इस कार्यक्रम को चलाती है। असम सरकार इसके अंदर करती क्या है? जितने भी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है उनके अंदर जो छात्र पढ़ते हैं उनका मूल्यांकन करवाती है। ये मूल्यांकन करते कौन है? मुख्यमंत्री खुद इसका मूल्यांकन करते हैं। वहाँ के जो विधायक होंगे वो करेंगे, मुख्य सचिव होंगे, कॉलेज शिक्षक हो गए, जितने भी मतलब उस स्कूल के अंदर जो टीचर लगे हुए हैं, उनके अलावा जो बाहरी बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे उन बच्चों का मूल्यांकन करवाया जाता है कि इन स्कूलों के अंदर पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को कितना ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए इस बार जो गुणोत्सव 2025 को मनाया गया है, इसके अंदर 11 जिलों की 16,000 सरकारी स्कूलों को कवर किया जाएगा। 11 जिलों के अंदर जो 16,000 सरकारी स्कूलें बनी हुई है वो इसके अंदर शामिल है। और इनके अंदर अभी 16,000 अगर ये स्कूलें हैं, इनके अंदर अगर एडमिशन की बात की जाए तो भी वर्तमान में लगभग 14 लाख छात्र हैं इनके अंदर। आप गुणोत्सव 2025 के बारे में एक चीज समझो। इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाएगा? 11 जिलों के अंदर 16,000 सरकारी स्कूलों के 14 लाख छात्रों का मुख्यमंत्री जी, विधायक, मुख्य सचिव, कॉलेज शिक्षक सहित बाहरी जो मूल्यांकन करता है उनके माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करवाया जाएगा। ये सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को कवर करने वाली एक उत्सव है। इसका नाम है गुणोत्सव 2025 असम सरकार। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसी फॉर्मेट में है। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुणोत्सव उत्सव 2025 है वो किस राज्य सरकार ने मनाया था? तो असम सरकार ने मनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज का क्या है अपना? ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? वैसे देखो, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले यही है। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 के अंदर हुई थी। कब? 16 जून 2009। अभी ब्रिक्स के अंदर पूर्ण सदस्य के रूप में एक नए देश को शामिल किया गया है, वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। इंडोनेशिया को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसकी पुष्टि अभी ब्राजील ने की थी। ब्राजील ने कहा था कि भाई ब्रिक्स है, उसके अंदर इंडोनेशिया को अपन ने शामिल कर लिया है। ठीक है, ब्रिक्स ने यह भी बताया था अपन ने ये कदम इस उद्देश्य से उठाया है ताकि ग्लोबल साउथ लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। वर्तमान ब्रिक्स के अंदर सदस्यों की देशों की बात की जाए तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है और यूएई है। ठीक है, तो ये सारे देश अभी वर्तमान के अंदर है। तो इनका एक बार आप नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश है या कौन कौन से देश नहीं है। तो कौन कौन से देश है? ब्राजील है, रूस है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, चीन है, इथोपिया है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, ईरान है, यूएई है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जिसको अपन बोलते हैं यूएई। ये देश अभी वर्तमान के अंदर ब्रिक्स के अंदर है और नया जो देश है वो इंडोनेशिया है। 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? जेड मोड़ सुरंग किस स्थान पर स्थित है? भाई ये जो जेड मोड़ सुरंग है अभी इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने, इसलिए ये खबरों में है। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका उद्घाटन किसने किया था, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है जेड मोड़ सुरंग है वो किस स्थान पर स्थित है? तो कश्मीर के अंदर है। कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग बनाई गई है। ठीक है, कश्मीर में कहां से कहां तक? तो गगनगीर से सोनमर्ग तक बनाई है। कहां से? गगनगीर से सोनमर्ग। ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि जो जोड़ मोड़ सुरंग है वो किन किन शहरों के मध्य है? गगननीर से सोनमर्ग के मध्य बनी है। 6.5 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसके अंदर 2 लेन वाली सड़क है इस सुरंग के अंदर, एक आने की एक जाने की। ठीक है, इसको क्यों बनाया गया? इसके पीछे इसका एक उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए जब मौसम खराब होता है, जब बर्फबारी होती है तो सोनमर्ग जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीज हो जाता है। ठीक है, आप सोनमर्ग जा ही नहीं सकते हो सर्दियों में। उससे निपटने के लिए इस सुरंग को बनाया गया है। इस सुरंग के माध्यम से 6.5 किलोमीटर की जमीन के नीचे सुरंग है, ऊपर पृथ्वी है, तो बर्फ पड़ेगा तो ऊपर पड़ेगा, सुरंग के अंदर तो पड़ेगा नहीं। तो आप यहाँ से गगननीर से सोनमर्ग जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पहले इस यात्रा को पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता था, अब केवल इस यात्रा को आप 15 मिनट में पूरा कर सकते हो। इसको जब इसको बनाया गया तो उसके पीछे एक मतलब दूरगामी लक्ष्य को देखा जाए तो जो जोजिला सुरंग है उसके साथ मिलकर जो श्रीनगर और लेह राजमार्ग है उसका रणनीतिक संपर्क भी इससे बढ़ा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे जैसे बालटाल हो गया, कारगिल हो गया, लद्दाख हो गया, वैसे क्षेत्रों में पहुंचना इस सुरंग के माध्यम से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है किससे किसकी मध्य दूरी है। ये गगननीर से सोनमर्ग के मध्य है, 6.5 किलोमीटर इस सुरंग की दूरी है। इसका भी उद्घाटन किया मोदी जी ने। नाम क्या है? जेड मोड़ सुरंग इसका नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कि नहीं को, किनको किया गया? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। पहले तो इस क्वेश्चन को 4 स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये करंट में नहीं, स्टैटिक्स जीके में भी लंबे टाइम तक पूछा जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। कौन बने हैं? वी नारायणन। वी नारायणन से पहले अध्यक्ष कौन थे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ की जगह नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन कब से अपना पद ग्रहण करेंगे? तो 14 जनवरी 2025 को अपना पद ग्रहण करेंगे। वी नारायणन है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान के अंदर ये क्या भूमिका निर्वहन कर रहे हैं? तो ये एलपीएससी के निर्देशक के रूप में है। एलपीएससी के मुख्यालय की बात की जाए तो वो है तिरुवनंतपुरम के अंदर, वालियामाला तिरुवनंतपुरम के अंदर एलपीएससी का मुख्यालय है और वहाँ के निर्देशक हैं वर्तमान के अंदर वी नारायणन, और नई नियुक्ति के रूप में वो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इनके बारे में। जो भी फैक्ट मिले आपको नोट करते जाना है इनके साथ। बाकी इसके साथ इस क्लास की पीडीएफ के साथ इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको डिटेल में इस पीडीएफ में इस क्वेश्चन के नीचे मिल जाएंगे, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेनी है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित होगा? यह क्वेश्चन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर जब ग्लोबल राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मीट हो रही थी तो राजस्थान प्रवासी दिवस, वहाँ पर नए दिवस की घोषणा हुई थी। तब मैंने आपको पढ़ाया था
कि एक भारतीय प्रवासी दिवस भी होता है, वो कब मनाया जाता है? 8 से 10 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। वैसे एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए तो 9 जनवरी होती है, और इस बार मनाया जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है, तो इस पर ध्यान रखना है आपको। 18वें क्रम का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कौन कर रहा है इस बार? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, तो उड़ीसा राज्य सरकार की साझेदारी के साथ इसको किया जा रहा है। 2017 से प्रवासी भारतीय दिवस को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में आयोजित किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस नहीं मनाया जाता है, प्रत्येक 2 साल के बाद में इसको मनाया जाता है। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या रखी गई? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस बार थीम रखी गई है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर होगा। उड़ीसा राज्य सरकार की साझेदारी के साथ इसको इस बार संपन्न करवाया जाएगा। तो इसकी थीम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक को बनाने की मंजूरी दी गई है? यहां पर अगर ऑप्शन में आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, सीधा सीधा इसका आंसर है प्रणब मुखर्जी। अभी कल मोदी जी ने प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने के लिए कुछ एक जमीन का आवंटन दिल्ली के अंदर किया था। ये थोड़ा काफ़ी राजनीतिक रूप से सुर्खियों में रहता है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी की बेटी है, वो काफ़ी एक्टिव रहती है पॉलिटिक्स के अंदर और बार बार ट्वीट करती रहती है इन चीज़ों को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को स्मारक बनाने की जमीन को मंजूरी दे दी है। प्रणब मुखर्जी के बारे में आपको सारी जानकारियाँ होनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे। प्रणब मुखर्जी की बात की जाए तो पहले तो इनको जमीन कहाँ पर दी जा रही है? राजघाट के अंदर जो स्मृति, राष्ट्रीय स्मृति बनी हुई है, वहां पर इनको जमीन दी गई है, वहां पर इनका स्मारक बनेगा। इनका जन्म, प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को, मिराती गांव पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 2019 के अंदर इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जिसको अपन भारत रत्न के नाम से जानते हैं। 2008 के अंदर इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। सबसे पहले इनकी बात करें, सबसे पहले ये अपने जीवन के अंदर, राजनीति के अंदर इन्होंने बड़ा पद कौन सा संभाला था? तो इन्होंने सबसे पहले वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। कब से कब तक? 1982 से 1984 तक ये वित्त मंत्री रहे थे। उसके बाद उन्होंने 2009 से 2012 तक और ये वित्त मंत्री रहे थे। 2 बार ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 2 बार रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कब? एक बार ही रहे रक्षा मंत्री, एक कार्यकाल 2004 से लेकर 2006 के कार्यकाल के अंदर ये वित्त मंत्री रहे थे। विदेश मंत्री रह चुके हैं ये 2 बार। ठीक है, 1995 से 1996 के कार्यकाल के अंदर और 2006 से 2009 के कार्यकाल के अंदर। उसके बाद में ये भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे 2012 से लेकर 2017 के मध्य। तो इन्होंने विदेश मंत्रालय संभाल रखा है, रक्षा मंत्री ये रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पद्म विभूषण भारत रत्न मिल चुका है। कितनी बड़ी मान हस्ती है, इनके बारे में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये सारी जानकारी आपको होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? विश्व तेलुगु सम्मेलन 8 और 9 जनवरी 2025 को किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आपको ध्यान रखना है, तेलुगु भाषा लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होता है, जिसको इस बार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। इसके अंदर होगा क्या? तेलुगु भाषा, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है, जिसके अंदर कविता सत्र होता है, अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है तेलुगु भाषा के अंदर। तेलुगु भाषा के अंदर अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, जिसके अंदर लगभग इस बार 560 से अधिक कवि इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। तो तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने के लिए 8 और 9 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के अंदर इस बार का विश्व तेलुगु सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये था भाई 9 जनवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और वो जो पॉलिटी के 500 क्वेश्चंस चल रहे हैं उस सीरीज को आज ही ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।